हेलो गाइस, वेलकम टू आईएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो कल हम लोगों ने जाना था, मतलब इसके प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर किस तरीके से रहता था। इसमें हम लोगों ने देखा कि अगर पशुचारक क्षेत्र यानी कि जो लोग अपने पशुओं को चराते हैं और वो क्षेत्र जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, अगर इन दोनों को ही मिला दिया जाएगा तो ये क्या करेंगे, अपने पशुओं को छोड़ देंगे, जिससे उनकी खेती है वो बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि पशु जाके सारा खाना खा जाएंगे। अगर पशु ही सारी फसलें चर जाएंगे तो वो जिस कार्य के लिए उन फसलों को उगा रहे हैं, मान लीजिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए उगा रहे हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए उगा रहे हैं, तो उन्हें तो नुकसान होगा ना। तो इसमें हमने इस नुकसान के बारे में अच्छे से पढ़ा था। अब हम आगे चलते हैं। तो आप ये पेज पे देखेंगे, बारी में जिमरीलिम का राजमहल, ये राजमहल का एक नक्शा बताया गया है कि किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें रहती थीं। आप इसमें देख सकते हैं एज यू सी कि सिंहासन कक्ष यहाँ पे है, कि यहाँ पे राजा का जो सिंहासन था वो रखा जाता था तथा यहाँ पे राजा रहता था, और राज दरबार भी यहीं पे होता होगा, क्योंकि जहाँ सिंहासन होता है हमने टीवियों में देखा है कि उसके सामने फिर कुर्सियाँ लगी होती हैं, मंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं, ये लोग राजा के साथ ही बैठते हैं। ये होती है सभागृह, जो कि बाहरी आंगन है जहाँ पे कोई भी सभा होती है, जहाँ पे सभी लोग उपस्थित होते हैं, जैसे राजमहल के सभी लोग और सारे समस्त लोग। ये भीतरी आंगन है घर का या महल का, और ये है प्रवेश द्वार जहाँ से एंट्री ली जाती थी, और यहाँ पे कुआं दिखाया गया है। तो इस तरीके से लिपिक कार्यालय बेंचों और मिट्टी दानों के साथ मिट्टी दानों में पट्टिकाएं रखी जाती थीं। ये लिपिक कार्यालय है तथा प्रांगण बताया गया है कि किस तरीके का बना होता था। जिमरीलिम का मारी स्थित राजमहल, मारी का एक विशाल राजमहल वहाँ के शाही परिवार का निवास स्थान तो था ही, साथ ही वह प्रशासन और उत्पादन, विशेष रूप से कीमती धातुओं के आभूषणों के निर्माण का मुख्य केंद्र भी था। अपने समय में वह इतना अधिक प्रसिद्ध था कि उसे देखने के लिए उत्तरी सीरिया का एक छोटा राजा आया। वह अपने साथ मारी के राजा जिमरीलिन के नाम उसके एक अन्य राजा का परिचय पत्र लेकर वहां आया था। दैनिक सूचियों से पता चलता है कि राजा के भोजन की मेज पर हर रोज़ भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ पेश किए जाते थे, जैसे कि आटा, रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा इत्यादि। वह संभवतः अपने अन्य साथियों के साथ सफ़ेद पत्थर जड़े आंगन में बैठकर बाकायदा भोजन करता था। नक्शा देखने से आपको पता चलेगा कि राजमहल का केवल एक ही प्रवेश द्वार था। हमने जो नक्शा देखा है उसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो प्रवेश द्वार था वो एक ही था, ठीक है। जो उत्तर की ओर बना हुआ था उसके विशाल खुले प्रांगण सुंदर पत्थरों से जड़े हुए थे। राजा विदेशी अतिथियों और अपने प्रमुख लोगों से कमरा 132 में मिलते थे, जहाँ के भित्ति चित्रों को देखकर आगंतुक हो लोग हतप्रभ रह जाते थे। राजमहल 2.4 हेक्टेयर में स्थित एक अत्यंत विशाल भवन था, जिसमें 260 कक्ष बने हुए थे। आगे चलते हैं। किंतु मारी के राजाओं को सदा सतर्क एवं सावधान रहना पड़ता था। विभिन्न जनजातियों के चरवाहों को राज्य में चलने फिरने की इजाज़त तो थी, परंतु उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। राजाओं तथा उनके पदाधिकारियों के बीच हुए पत्र व्यवहार में अक्सर इन पशुचारकों की गतिविधियों की राजाओं तथा उनके पदाधिकारियों के बीच जो भी पत्र व्यवहार होते थे उनको मतलब गुप्त रखा जाता था, क्योंकि पशुचारकों को अंदर आने की आज़ादी तो थी ही, वो चाहें तो किसी की बातें भी सुन लेते थे। इसीलिए बहुत सारे पत्रों में इन पशुचारकों की गतिविधियों का उल्लेख भी किया गया है। एक बार एक पदाधिकारी ने राजा को लिखा था कि उसने रात को बार बार आग से किए गए ऐसे संकेतों को देखा है जो एक शिविर से दूसरे शिविर को भेजे गए, और उसे संदेह है कि कहीं किसी छापे या हमले की योजना तो नहीं बनाई जा रही है। उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजीज़ तो थी नहीं जैसे कि इस टाइम पे हैं कि आप सीसीटीवीज़ लगा सकते हैं, गार्ड्स पहले भी रखे जाते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा विकसित हो गई है। अब सीसीटीवी लगा हुआ है, हर एक चीज़ को आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जूम करके भी देख सकते हैं। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। तो
लोगों को बहुत ज़्यादा निगरानी रखनी पड़ती थी, क्योंकि राज्य तो उस टाइम बड़े बड़े थे ना। अब भले ही टेक्नोलॉजी बहुत अधिक है, लेकिन राजमहल कहाँ उतने हैं। आपने देखा है क्या किसी राजा को? नहीं देखा होगा। अब राजा प्रथा तो एकदम ख़त्म ही हो गई है। तो क्या हुआ कि टेक्नोलॉजीज़ भी नहीं थी, और ऊपर से उन लोगों को अपनी सुरक्षा का ध्यान भी रखना होता था। क्योंकि पहले क्या होता था, यदि कोई राजा किसी से भी लड़ाई करके राजा को हरा दिया या मार दिया तो पूरा राज्य उनका हो जाएगा। तो उन्हें पूरी तरीके से सतर्क रहना पड़ता था। एक एक चिन्हों को देखना होता कि अगर रात को कोई आग भी जला रहा है 4-5 बार, तो वो कहीं किसी को संकेत तो नहीं दे रहा, कहीं कोई हमले की तैयारी तो नहीं हो रही। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता था। मारीनगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था। अगर आपको किसी भी देश पे कब्ज़ा करना है तो उसी स्थान पे कब्ज़ा करेंगे ना, जहाँ पे कि सारी मतलब कि फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा वो मैटर करता हो उस देश के लिए। जैसे यहाँ पे दिल्ली और मुंबई पे अगर किया जाए, तमिलनाडु पे किया जाए, तो ये पूरे देश पे कब्ज़ा किया जा सकता है। उसी तरीके से वो लोग भी व्यापारिक देश था। जो मारी का महल है, वहाँ की व्यापार काफ़ी ज़्यादा होता था, यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये सारी क्रियाएं बहुत अधिक होती थी। जैसे आपने सुना होगा कि अगर कहीं बॉम्ब ब्लास्ट करना होता है तो लोग भीड़ वाली जगह चुनते हैं, ताकि नुकसान भारी मात्रा में हो, ताकि सरकार डर जाए, फिर हम जो कहें वो सरकार कर दे। तभी ना करेगी जब जान मान की हानि बहुत ज़्यादा होगी। अगर ऐसी जगह बॉम्ब फोड़ा जाए जहाँ पे 2 ही 3 लोग रहते हैं, तो फिर क्या नुकसान होगा? कोई भी नहीं। तो मारीनगर भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था, क्योंकि यहाँ पर व्यापार बहुत ज़्यादा होता था, जहाँ से लकड़ी, तांबा, रागा, तेल, मदिरा और अन्य कई किस्मों का माल नावों के ज़रिए फरात नदी के रास्ते दक्षिण टर्की, सीरिया और लेबनान के ऊंचे इलाकों के बीच लाया व ले जाया जाता था। मारीनगर व्यापार के बल पे समृद्ध हुए शहरी केंद्र का एक अच्छा उदाहरण है। दक्षिणी नगरों की घिसाई पिसाई के पत्थर